हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम नेचर ऑफ हेटेरोस्कैडस्टिसिटी डिस्कस कर चुके हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्कैडस्टिसिटी। आप किस तरीके से डिटेक्ट करोगे कि आपके मॉडल में हेटेरोस्कैडस्टिसिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। मल्टीकोलिनियरिटी के लिए ना हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल थे, जैसे हाई आर स्क्वायर, फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियोज आपको देखने को मिलेंगे। ये तो सबसे बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल था मल्टीकोलिनियरिटी के लिए। बट यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कुछ फ्यू रूल्स ऑफ थंब है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हेटेरोस्कैडस्टिसिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले वी हैव टू मेथड्स। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है इनफॉर्मल मेथड, दूसरा मेथड है आपका फॉर्मल मेथड। ये जो इनफॉर्मल मेथड है इसके अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी है बेसिकली, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, या तो हम नेचर से ही ये देख सकते हैं कि हेटेरोस्कैडस्टिसिटी प्रेजेंट होगी या फिर नहीं होगी, और दूसरा आपका तरीका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मल में हम तीन ही सिर्फ मेथड पढ़ने वाले हैं, ऑल्दो हमारे सिलेबस में मतलब इन द बुक वी हैव सो मैनी मेथड्स, बट सिलेबस में सिर्फ तीन मेथड हैं जो हमें पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, सेकेंड वन इज गोल्डफेल्ड क्वांट मेथड, और तीसरा जो आपका मेथड है वो है वाइट टेस्ट। ये तीनों ना नाम है आपके डिफरेंट जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने मेथड दिए थे हेटेरोस्कैडस्टिसिटी को चेक करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड हम जो पढ़ने वाले हैं वो इनफॉर्मल पढ़ने वाले हैं, फिर हम फॉर्मल पढ़ेंगे। तो इनफॉर्मल में सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है दैट इज़ नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। आप जो भी मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। कई बार क्या होता है, तो इस चीज़ हमें पता है कि आपके पास जो डेटा है वो अगर क्रॉस सेक्शनल है तो आपका सबसे पहला तो यही एक हिंट मिल जाएगा कि क्रॉस सेक्शन डेटा में ज़्यादातर देखा गया है कि हेटेरोस्कैडस्टिसिटी प्रेजेंट होती है। उस पर से भी हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि आपके मॉडल में किन वेरिएबल्स की बात हो रही है। कई बार क्या होता है, आपको अब प्रायरी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस मॉडल में क्या होने वाला है, प्रेजेंट होगी हेटेरोस्कैडस्टिसिटी। जैसे कि अभी हमारा इनकम और सेविंग वाला मॉडल था, उसमें हेटेरोस्कैडस्टिसिटी प्रेजेंट थी, क्योंकि हमें पता है ओवर टाइम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग जो है आपकी वो बढ़ेगी, कांस्टेंट रेट पे नहीं बढ़ती है, उसका रेट जो है वो चेंज होता है। तो ये आपके नेचर में ही है, उस प्रॉब्लम के नेचर में ही है कि वेरिएंस चेंज होगा। इसका मतलब हेटेरोस्कैडस्टिसिटी प्रेजेंट होगी, हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा और उसको डिटेक्ट करके सही भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमने एक पढ़ा था टाइपिंग एरर वाला, उसमें हमें पता है जैसे जैसे एक पर्सन की प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उसके जो एरर्स होंगे टाइपिंग के वो कम होते जाएंगे, तो वेरिएंस कम जो है वो कम होता जाएगा। तो अगर आपका नेचर ऑफ द प्रॉब्लम आपको पता है, इन दैट केस आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो कि हेटेरोस्कैडस्टिसिटी प्रेजेंट होगी मॉडल में या फिर नहीं होगी। ऑल्दो ये ना बड़ा वेग सा मॉडल है, मतलब अगर आपको उसके बारे में बहुत डिटेल्ड आइडिया है तभी आप ये बता सकते हो कि हेटेरोस्कैडस्टिसिटी होगी या नहीं होगी। बट अगर डिटेल आइडिया ही नहीं है तब क्या करोगे, मैं आपको कोई ऐसा मॉडल बता दूँ जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इन दैट केस आप तो हो सकता है कहोगे नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें होमोस्कैडस्टिसिटी ही होनी चाहिए, कोई वेरिएंस में चेंज नहीं आना चाहिए, जबकि एक्चुअल में है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। सेकंड जो हमारा मेथड है वो है आपका ग्राफिकल मेथड, वो इम्पॉर्टेंट है। यस, सो हमारा पहला मेथड है नेचर ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल भी बता सकते हैं कि हेटेरोस्कैडस्टिसिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना है, हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं इस अजम्पशन पे कि देयर इज़ नो हेटेरोस्कैडस्टिसिटी। ठीक है, हम पहले अज्यूम कर रहे हैं कि कोई हेटेरोस्कैडस्टिसिटी नहीं है और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। मतलब पहले तो हमने ये मान लिया, जैसे मैथ्स का सबसे अच्छा
एक वो होता है ना प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने पहले ये मान लिया कि कोई हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी प्रेजेंट ही नहीं है मॉडल में, उसके बाद हम क्या करें, उसका पोस्टमार्टम करें। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप उल्टा चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे बेसिकली एनालाइज करेंगे यू आई हैट स्क्वायर को कि ये कोई सिस्टमैटिक पैटर्न है शो करता है या नहीं, क्योंकि बेसिकली यही आपका वेरिएंस दिखा रहा है ना, कितना वैल्यू जो है आपकी बेसिकली जो पैरामीटर्स की वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना डिफर कर रही है, वो आपको यू आई हैट स्क्वायर बताएगा। सो यू आई हैट स्क्वायर के ही हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक पैटर्न को नोटिस करेंगे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक पैटर्न, अब ये बेसिकली ये किसकी प्रॉक्सी है, यू आई स्क्वायर की प्रॉक्सी है ना, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसके पैटर्न को हम एनालाइज करेंगे और उसके थ्रू बताएंगे कि आपका जो मॉडल है उसमें हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। सो द आइडिया तो पहले ये था, आप क्या करोगे, जो मीन वैल्यू है किसकी, y की, उसको रिग्रेस करोगे किसके साथ, यू विल रिग्रेस दिस विद यू आई हैट। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू को भी यू आई हैट के साथ कर सकते हो प्लॉट। तो इन दोनों के प्लॉट को देखेंगे और देन वी विल गेट टू नो कि हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी प्रेजेंट है मॉडल में या नहीं है ग्राफिकली। ये क्वेश्चन जनरली आपका पूछा जाता है कि ग्राफिकली आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि किसी मॉडल में हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं है। ये हम इस डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। देखो देयर आर 5 डायग्राम्स। यहाँ आपका एक्स एक्सिस पे आपका वाई हैट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वाई हैट दिया हुआ है। तो ये याद रखना, ये आपका वाई हैट है और ये यू हैट स्क्वायर। आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वहीं आपको दिख रहा है यहाँ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है एक पॉजिटिव, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। यहाँ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप, यहाँ क्वाड्रेटिक, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो है ये होमोस्कैडिस्टिक है, इसके अलावा बाकी सारे हेटेरो, ये भी हेटेरो, ये भी हेटेरो है, ये भी हेटेरोस्कैडिस्टिक है, ये भी हेटेरोस्कैडिस्टिक है। तो ग्राफिकली आप इस तरीके से बता सकते हो। तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या कहोगे, ग्राफिकली अगर हमें एनालाइज करना है तो हम प्लॉट करेंगे यू आई हैट को विद वाई हैट और निकालेंगे इनका पैटर्न। उस पैटर्न के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि होमोस्कैडिस्टिक है या फिर हेटेरोस्कैडिस्टिक है। तो उसके लिए ग्राफ मैंने बता दिए, यही आपको बना के दिखाने होंगे। तो अभी मैंने यू आई हैट स्क्वायर को किसके साथ देखा है, वाई हैट के साथ देखा। दूसरा मैंने बताया था यू आई हैट स्क्वायर को हम x के साथ भी देखते हैं। तो x के साथ देखते हैं तो भी हमें सेम ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सेम रिजल्ट्स हैं ये भी। यहाँ पे दिस इज होमोस्कैडिस्टिक, दिस इज हेटेरोस्कैडिस्टिक, दिस इज आल्सो हेटेरोस्कैडिस्टिक, हेटेरो हेटेरो। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ग्राफिकल मेथड में इतना ही है, बस आपको एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किसको किस पे रिग्रेस कर रहे हो। यू आर रिग्रेसिंग वाई हैट विद यू आई हैट स्क्वायर, यू आर रिग्रेसिंग एक्स विद यू आई हैट स्क्वायर, बस। और पैटर्न नोटिस कर रहे हो, और पैटर्न आपने देख लिया, एक इस टाइप का पैटर्न है, एक आपका इस टाइप का पैटर्न है, एक इस टाइप का है, दिस इज क्वाड्रेटिक पैटर्न एंड दिस इज पॉजिटिव पैटर्न। ये आई थिंक सबको क्लियर होगा कि ग्राफिकली हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली किस तरीके से चेक करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे, विच इज़ फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड चेक करने के कि मॉडल में आपके हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला हमारा मॉडल क्या है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये अगर किसी ने भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है 11th क्लास में तो उनको ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन याद होगा। वहाँ पे बहुत अच्छे, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके जनरली। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का ना पहले फार्मूला याद दिला देती हूँ। RS से डिनोट करते हैं इसे। फार्मूला होता है इसका 1 - 6 समेशन DI स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे D क्या होता है, D होता है डिफरेंस ऑफ रैंक, डिफरेंस ऑफ रैंक्स। N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, पहले गोइंग इनटू द इकोनोमेट्रिक मॉडल में आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। जैसे स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, आपके पास x और y की वैल्यूज़ दी होती थी, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी जज ने मार्क्स दिए हैं 5 बच्चों को,
तो और इस बेसिस पे दिए, देखो ये आपके ABCDE ये पर्सन है, इनको क्या मिले, इनको मार्क्स मिले या इनको रैंक मिली है। तो मार्क्स तो नहीं, हम यहाँ पे रैंक लेके चल रहे हैं डायरेक्टली कि रैंक मिले। जैसे B को 1 दे दी, A को 2 दे दी, इसको 4, इसको 3, इसको 5, यहाँ पे इसको 5, इसको 3, इसको 1, इसको 4, इसको 2 रैंक दे दी। तो ये आपकी रैंक है, ये रैंक है X की और ये रैंक है Y की। D क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, रैंक ऑफ X माइनस रैंक ऑफ Y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं आप। जैसे -3 आ गया, -2 आ गया, 2 आ गया, 2, 1, ये डिफरेंस आ गया। फिर इस डिफरेंस का D का क्या करते हो आप, स्क्वायर करते हो। तो ये आ गया आपका 6, 4, 4, 4, 1। फिर इसका सम करते हो, समेशन DI स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 10, 18 और 19। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यू पता है। समेशन DI स्क्वायर क्या हो जाएगा, 19। n कितना है आपका, 5 है, 5 लोगों की बात हो रही है ना, 5 का स्क्वायर -1। फॉर्मूले से आप रैंक निकाल लेते हो। सो दिस इज़ द वे जैसे रैंक आपकी कैलकुलेट होती है। सो आई होप ये सबको याद आ गया होगा कि रैंक, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में हम क्या करते हैं। अब स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का यहाँ पे क्या यूज़ है वो देखते हैं। यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं टू चेक कि हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी मॉडल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। स्टेप नंबर 1 पे आप क्या करोगे, जब भी आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉलो करते हो तो आप सबसे पहले नंबर पे क्या करोगे, यू विल फिट द रिग्रेशन, to the data on Y and X and obtained the residuals UI hat। सो बेसिकली आपको यहाँ क्या दिया होगा, Y दिया होगा, X दिया होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, UI होता है, राइट, UI हैट ही तो होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को फिट करोगे रिग्रेशन को और UI हैट निकालोगे। तो सबसे पहला स्टेप आई थिंक क्लियर होगा। आपका काम क्या है, इकोनोमेट्रिक में भी हम वही करते आ रहे हैं, रिग्रेशन को डेटा के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे और रेजिडुअल्स निकाल लोगे उसके। स्टेप नंबर 2 पे आप क्या करोगे, ignoring the sign of UI हैट। एक तो हमें यहाँ पे UI हैट का साइन इग्नोर करना है। इसका मतलब हम क्या लेंगे, इसको इस तरीके से ले लेंगे, क्लियर है। इसको इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, जो भी आपका साइन है उसको इग्नोर करना है। और उसके बाद क्या करना है, रैंक करना है। रैंक बोथ, किस को रैंक करना है, UI हैट को रैंक करना है एंड XI को रैंक करना है। या फिर इसकी जगह पे हम कभी कभी YI को भी कर सकते हैं, YI हैट को। तो या तो इन दोनों को करना है या फिर इन दोनों को करना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, रैंक करना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम पूरा रिग्रेशन फिट करेंगे और उससे हम रेजिडुअल निकालेंगे UI हैट का साइन इग्नोर करते हुए हम UI हैट और XI की रैंक निकाल लेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल में यहाँ पे रैंक ये दी हुई थी ना, ये हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, रैंक निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 3 पे क्या करना है, स्टेप नंबर 3 आपका ये कहता है, अज्यूमिंग कि पॉपुलेशन रैंक कोफिशिएंट जो है वो आपका 0 है एंड n, हम ये मान के चल रहे हैं n आपका ग्रेटर देन 8 है, ठीक है। तो यहाँ इसको यूज़ करते हुए यू विल बेसिकली गेट द फार्मूला। आपको एक टी टेस्ट मिलेगा यहाँ पे, यूजिंग द रैंक कोरिलेशन आपको एक टी टेस्ट मिलेगा। इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला है RS क्या है, रैंक, जो कि अभी हमने यहाँ लिखी थी, दिस इज़ RS, ये RS है। RS अंडर रूट n-2, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन अंडर रूट 1 - RS का स्क्वायर। ये आपको टी टेस्ट मिलेगा यहाँ, जिससे आपको सारी वैल्यूज़ निकालनी। RS आप निकाल सकते हैं ऑलरेडी, आप रैंक करके और RS का फॉर्मूला लगा के n आपको गिवन होगा, तो टी निकालेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, टी निकालेंगे। और टी की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, n-2 क्यों होगी,
क्योंकि 2 पैरामीटर्स हैं हमारे मॉडल में, β1 β2, इसलिए n-2 होगी। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप नंबर 4 पे आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग क्या? इफ़ द कंप्यूटेड टी वैल्यू जो आपकी आई है, ये जो आपने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन आ रही है क्रिटिकल टी से, क्रिटिकल टी क्या होगा? टी अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इस केस में हम क्या करेंगे? हम रिजेक्ट कर देंगे अपनी नल हाइपोथेसिस को। और नल हाइपोथेसिस क्या है? देयर इज नो हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी। जब हम इसको रिजेक्ट कर देंगे इसका मतलब क्या है? हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी प्रेजेंट है। और इसका उल्टा आता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक रूल याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप उसको निकाल सकते हैं। तो चारों स्टेप आई थिंक क्लियर होंगे। एक बार फिर से मैं वापस से चारों स्टेप्स बता रही हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू द एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। सबसे पहले आपको फिट करना है अपने रिग्रेशन को, मतलब सारी y और x की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपको क्या निकालना है? ui हैट निकालना है। उसके बाद आपको ui हैट का साइन इग्नोर करना है और आपको इन दोनों को रैंक करना है। जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या गिवन था? x और y गिवन था ना, इनकी रैंक निकालनी थी। यहाँ पे आपको u और x गिवन है, इनकी रैंक निकालनी है, या फिर u और y गिवन होगा, इनकी रैंक निकालनी है। तो रैंक निकालने के बाद रैंक कोफिशिएंट भी निकाल लेंगे, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट भी निकाल लेंगे, विच इज़ RS, जिसका फॉर्मूला अभी बताया मैंने, ये होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला निकालने के बाद आपका जो ये फॉर्मूला है, इट विल हेल्प अस टू डिसाइड द टी। और ये टी कब यूज़ होगा? जब भी आपका n ग्रेटर देन 8 होगा तब। ये चीज़ याद रखना, n ग्रेटर देन 8 है तो आपका t, ये फॉर्मूला लग जाएगा RS √n-2 अपॉन √1 RS का स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? n-2। आप जब ये वैल्यू कंप्यूट कर लोगे, अगर ये आपकी कंप्यूटेड वैल्यू आपके क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो आप रिजेक्ट कर दोगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट जो आप यूज़ करते हो ये चेक करने के लिए कि हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी आपके मॉडल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। सो नेक्स्ट आप देखते हैं आपका एग्जाम्पल। अब देखो ये इसका एग्जाम्पल है रैंक का ही। हमने यहाँ क्या करना है? रैंक कोरिलेशन टेस्ट यूज़ करना है। हमने डेटा कंसीडर किया जो हमें टेबल में गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, आपको एवरेज एनुअल रिटर्न दिया हुआ है E, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनुअल रिटर्न दिया हुआ है सिग्मा I। ठीक है, ऑफ 10 म्यूचुअल फंड, N कितना है आपका? 10 है, ग्रेटर देन 8 है तो लगा सकते हैं फॉर्मूला। देखो ये एक आपका वेरिएबल है, ये आपका एक वेरिएबल है। इसकी हेल्प से आपको UI मिल गया। इसकी हेल्प से आपको UI मिल गया। देखो ये UI निकाल लिया, EI माइनस EI हैट, ये आपका EI हैट है और ये आपका EI है, इन दोनों को माइनस किया। ठीक है, तो आपको UI मिल गया। जैसे ही आपको ये UI मिला, आपने इसकी रैंकिंग कर दी। दूसरी रैंकिंग किसकी होगी? दूसरी रैंकिंग इसकी होगी, x की। ठीक है, बेसिकली आपका ये, अगर आपको अपने टर्म्स में देखना है, जैसे मान लो ये आपका yi है और ये आपका yi हैट है। आपको पता है yi माइनस yi हैट किसके बराबर होता है? ui के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके साइंस को इग्नोर कर दिया, दिस माइनस दिस किया तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे ये माइनस ये माइनस ये सारी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। ठीक है, और इसके साइंस इग्नोर कर दिए, पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं, साइन इग्नोर कर दिए। और ये क्या है? ये मेरा x है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप तो आपका रेजिडुअल निकालने का था, रेजिडुअल निकाल लिया आपने। ठीक है, रेजिडुअल निकालने के बाद आपको रैंकिंग करनी है किसकी? UI हैट की रैंकिंग करनी थी और XI की रैंकिंग करनी थी। तो ये XI है ना मेरा, इसकी रैंक कैसे करते हैं? रैंक आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, जैसे मर्जी चाहे वैसे आप रैंक कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको 1 रैंक दी है। ठीक है, इससे बड़ी इसको 2 रैंक, इससे बड़ी 3, ये 8 नंबर पे आ रही है। इस तरीके से हमने देख लिया कौन सी सबसे छोटी कौन सी सबसे बड़ी है। सबसे छोटी को 1 दिया, सबसे बड़ी को हमने 10 रैंक दे दिया। ठीक है, उसी तरीके से इसकी जो नंबर्स हैं इसको भी हमने रैंकिंग दे दी। पहले नंबर पे ये आ रही है, दूसरे नंबर पे ये आ रही है, तो रैंकिंग आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। रैंक का मतलब क्या होता है? जैसे हम देते हैं ना सबसे ज़्यादा नंबर वाले को फर्स्ट रैंक, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड,
राइट, या फिर उल्टा चलें, सबसे कम नंबर वाले को फर्स्ट रैंक दे दो, ये भी हो सकता है ना। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग में लेनी है रैंक या फिर असेंडिंग में लेनी है। तो आई होप ये क्लियर होगा सबको कि रैंक कैसे ली हमने। अब ये रैंक मेरे पास आ गई दोनों की, रैंक के बाद डिफरेंस निकालते हैं हम, डी निकालते हैं रैंक का, तो डिफरेंस निकाल लिया। जब डिफरेंस निकालते हैं तब साइन से इग्नोर नहीं करते, फिर उसका स्क्वायर निकाल लिया और ये जो वैल्यू आई ये क्या आ गई, समेशन डी आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, देखो फॉर्मूला क्या लगाना है, ये हमारा मॉडल है, ठीक है, इसका भी फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ये सिग्मा दिया हुआ है। बेसिकली हम सबसे पहले रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे। रैंक का फॉर्मूला क्या था, 1 - 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला लगाया। 1 - 6 आपका समेशन डी स्क्वायर 110 था, n कितना था 10 था, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, पूरी वैल्यू जब कैलकुलेट करी तो हमारे पास रैंक कितनी आ गई 0.333। इस रैंक से हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या था, टी टेस्ट का फॉर्मूला था RS अंडर रूट में n-2 अपॉन में 1 - अंडर रूट RS स्क्वायर, यही था। RS कितना 0.33 अंडर रूट 8 1 माइनस ये क्या आ गया, इसका स्क्वायर RS का स्क्वायर, तो ये आपकी टी वैल्यू ये आ गई। अब क्या है, फॉर दिस अगर आप 10% पे निकालते हैं तो पी वैल्यू 0.17 है, ठीक है। सो देयर इज नो एविडेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल। इसका मतलब कोई भी हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी प्रेजेंट नहीं है मॉडल में। क्यों नहीं है, ये जो टी वैल्यू है आपकी ये क्या है, ये यहाँ पे बेसिकली सिग्निफिकेंट है, देयर इज नो हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी। यहाँ पे हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है एक्सेप्ट, क्योंकि आपकी जो टी की वैल्यू है वो लेस देन आई किससे, कैलकुलेटेड टी जो आया आपका वो टैबुलेटेड टी से कम आया है, इसीलिए ये वैल्यू बहुत छोटी है। यहाँ से पता चल रहा है ये वैल्यू 0.17। पी वैल्यू से भी चेक करते हैं ना हम, पी वैल्यू से कैसे चेक, ये तो हो गया आपका कैलकुलेटेड टी टैबुलेटेड टी। अगर पी वैल्यू दी हो तो पी वैल्यू से कैसे करते हैं, आपका पी वैल्यू अगर लेस देन है अल्फ़ा से तो उस केस में आप क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो। यहाँ पे देखो पी वैल्यू 0.17 है, अल्फ़ा अगर मैं 5% लूँ तो 0.05, ये हटा दो भाई 0.05, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये हो जाएगी ना बड़ी, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, राइट। तो पी वैल्यू से निकालो या फिर कैलकुलेटेड टी या टैबुलेटेड टी से निकालो, दोनों से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं हम नल हाइपोथेसिस को दैट देयर इज नो हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी प्रेजेंट इन द मॉडल। सो आई होप स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन सबको समझ आया होगा। इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन तो अगर आएगा तो बहुत मुश्किल है आना इसका, बट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको रैंक ऑलरेडी दी होगी और रैंक से आपको पूरी वैल्यू निकाल देनी है। आपको मॉडल दिया होगा, रैंक दी होगी, निकाल देना। अगर ये भी नहीं आ रहा तो आपसे स्टेप्स तो 100% आते हैं। अगर हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप्स ज़रूर आएंगे। उस स्टेप्स में 2 फॉर्मूले आपको याद रखने, एक तो RS वाला फार्मूला और दूसरा आपको टी वाला फार्मूला, और डिसीजन कैसे लेते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कैसे करते हैं। जनरली आपसे मेथड पूछा जाता है डायरेक्टली कि एक्सपेरिमेंट में आप कैसे करोगे। थोड़ी बहुत वैल्यू आपको गिवन होंगी, नहीं भी गिवन हो तो एटलीस्ट आप स्टेप्स लिख सकते हो, स्टेप्स के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप दिस मेथड इज़ क्लियर। सेकेंड जो हमारा मेथड था दैट वाज गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट। सेकेंड जो मेथड है फॉर्मल वो है गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट। अब ये जो है ये तभी एप्लीकेबल है इफ़ वन अज्यूम्स दैट हेटेरोस्कैडिस्टिक वेरिएंस जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है टू वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अभी तक हम पीछे वाले में ये कह रहे थे कि आपका जो UI है ना, बेसिकली जो वेरिएंस है वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली कैसे भी रिलेटेड है, बट ये आप तभी टेस्ट यूज़ करते हो जब आप ये कहते हो कि आपका जो सिग्मा आई स्क्वायर है इसकी कंडीशन है, ये इस टेस्ट को लगाने की कंडीशन है। सबसे पहले ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप
इस टेस्ट को यूज़ करके ये बता पाओगे कि हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी प्रेजेंट है मॉडल में या फिर नहीं है। तो सिग्मा आई स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिवली रिलेटेड टू वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मान के चलो आपके पास मॉडल है ये वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं जो आपका सिग्मा आई स्क्वायर है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे, एक्स आई स्क्वायर से। तो इस टाइप की कुछ इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपका सिग्मा आई स्क्वायर, आपका सिग्मा आई स्क्वायर लार्जर कब होगा, जब एक्स आई लार्जर होगा। जितनी ज़्यादा एक्स आई की वैल्यू लार्जर उतना ज़्यादा आपका सिग्मा आई स्क्वायर जो है वो लार्जर होगा। सो इफ़ दैट टर्न्स आउट टू बी द केस, सो हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी इज़ मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द मॉडल। अगर ये केस आपको मिल जाएगा इसका मतलब पक्का पक्का आपको क्या मिलने वाली है, हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी आपके मॉडल में मिलने वाली है। बट अगेन हमें टेस्ट तो लगाना पड़ेगा, और वो टेस्ट कैसे लगाएंगे हम, अगेन देयर आर स्टेप्स। स्टेप्स याद होने चाहिए, स्टेप्स लिख लिख के याद करो, बच्चों की तरह लिख लिख के याद करने पड़े, लिखो। और अगर कहीं पे रटना भी पड़ जाए वो रिकमेंड तो रटो, क्योंकि इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है ना वो सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा बहुत इजीली एक वन क्लिक में हो जाती है। बट व्हेन एवर इट कम्स टू द एग्ज़ाम तो स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, वो तो याद करने ही पड़ेंगे। तो इसका सबसे पहला स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, आप करेंगे ऑर्डर या फिर रैंक। किसको, ऑब्जर्वेशंस को। जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उसको आप ऑर्डर करेंगे या फिर रैंक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्स वैल्यूज। सो बिगिनिंग विद द, क्या करेंगे, बिगिनिंग विद द लोएस्ट एक्स वैल्यू। बेसिकली आपको ना मॉडल में कुछ ऐसे दिया हुआ 90, 95, 81, 99, 82, 55, 54, 50, ये आपको वैल्यूज़ इस तरीके से दी हुई हैं, ठीक है। आपका सबसे पहले ये आपको x वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी वैल्यू दी है। जब x 90 है तो ये हो जाएगा आपका, मान लो 100 है, ये 170 है, ये 165 है, 80, 840 है, 340 है, 680 है, 800 है। आपका क्या काम है, आपको रैंक या ऑर्डर करना है सिर्फ x को, y के साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ x को करना है। और बिगिनिंग विद द लोएस्ट x वैल्यू, तो सबसे पहले आप रैंक कर दो। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 50 है, पहले 50 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ याद रखना, 50 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग y क्या है, 800 है, तो यहाँ 800 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50 से बड़ी 54 है, इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग y 680। फिर 54 के बाद 81 है, फिर 82 है, फिर 90 है, फिर 95 है, फिर 99 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू, 81 के कॉरस्पॉन्डिंग 165 है, 82 के कॉरस्पॉन्डिंग 350 है, 340 सॉरी, 90 के कॉरस्पॉन्डिंग 100 है, 95 में है 170 और 99 में आपके पास है 840। तो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने ऑर्डर किया x की, सिर्फ हमने ये ऑर्डर किया है, इसको नहीं किया है। ये ऑटोमेटिकली इसके साथ जो वैल्यूज़ थी वो लिख दी हमने, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहला स्टेप आई थिंक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है, स्टेप नंबर 2। आपने ऑर्डर कर दिया इनको, स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या करना है, ओमिट, भूल जाओ सी सेंट्रल ऑब्जर्वेशन को। सी नंबर मतलब एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो आपको, कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं जो आपको भूल जानी है। और ये जो सी है, वेयर दिस सी इज स्पेसिफाइड अप्रायरी, ये आपको पहले से ही डिसाइडेड होगा कि ये आप कितनी ऑब्जर्वेशंस को भूलने वाले। जैसे मैं कहूँ कि ये सारी ऑब्जर्वेशन है, इसमें से आप इन दोनों ऑब्जर्वेशन को भूल जाइए, ठीक है, ये और ये बचेगी, ठीक है। इसको दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो,
बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर कोई वैल्यू आपकी एक्स्ट्रा आ रही है तो उसको बीच में से भूल जाओ, ये और ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो आप क्या करोगे, ओमिट करोगे सी सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस को, जहाँ पे आपका सी जो है वो पहले से ही क्या होगा, डिसाइडेड होगा। अब क्या करोगे, एंड डिवाइड द रिमेनिंग जो आपके ऑब्जर्वेशंस बचेंगी उसको n-c, जो भी आपकी n-c ऑब्जर्वेशंस बचेंगी उनको 2 ग्रुप्स में आप डिवाइड कर लो, इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, ईच ऑफ n-c/2। जैसे मान के चलो आपके पास यहाँ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, आपके पास थी सपोज करो 28 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, 28 थी। आपने क्या किया, बीच की 2 ऑब्जर्वेशंस को मिस कर दिया, ओमिट कर दिया, 2 को तो हटा दिया, तो 28 - 2 कितनी बची, 26 बची। ये n-c हो गया, c आपने 2 ले लिया ना, ये प्री डिसाइडेड था कि कोई 2 ऑब्जर्वेशन बीच में से हटानी है, तो 26 बची। अब ये जो 26 बची n-c, इसको 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दो। इसका मतलब 26/2 करूँगी तो कितना आएगा, 13। तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो 13 होंगी, यहाँ जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो भी 13 होंगी। तो ये आपकी लोअर वैल्यूज़ हैं, ये आपकी अपर वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना। तो ये आपकी कम वैल्यूज़, ये आपकी ज़्यादा वाली वैल्यूज़, ठीक है। इतना क्लियर है। आई थिंक स्टेप नंबर 2 भी क्लियर होगा। हमने क्या किया, सी सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस को, बीच की जो ऑब्जर्वेशन है कहीं से भी नहीं करना, सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस को ही आपको क्या करना है, ओमिट करना है। और सी आपका पहले से डिसाइडेड होगा। जो बची हुई ऑब्जर्वेशंस होंगे n-c, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, n-c/2। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 का आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, फिट सेपरेट ओएलएस रिग्रेशंस। दोनों का आपके पास क्या आ चुके हैं, 2 आपके पास डेटा सेट आ चुके हैं। दोनों डेटा सेट को यूज़ करते हुए आप क्या करोगे, 2 सेपरेट ओएलएस रिग्रेशंस निकालोगे, ठीक है। टू द फर्स्ट n-c/2 ऑब्जर्वेशंस, पहली ऑब्जर्वेशन के लिए निकालोगे, और दूसरी ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट n-c/2 ऑब्जर्वेशन। जो 2 आपके ग्रुप्स आ गए, दोनों की अलग अलग क्या करोगे आप, दोनों के लिए अलग अलग रिग्रेशन निकालोगे। उसके बाद क्या करना है, रिग्रेशन निकालने के बाद एंड ऑब्टेन्ड, इनके RSS भी निकालने हैं, RSS1 इसका, RSS2 इसका। इतना काम करना है। पहले पार्ट में क्या किया, पहले पार्ट में हमने रैंक किया xi को, बिगिनिंग विद द लोवेस्ट वैल्यू। दूसरे में हमने बीच के सी सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस को ओमिट किया और बची हुई ऑब्जर्वेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो वो 2 पार्ट हैं उसको क्या करेंगे, ओएलएस रिग्रेशन बनाएंगे, ठीक है, उनसे ओएलएस रिग्रेशन निकालेंगे सेपरेट, और RSS1 और RSS2 क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। बेसिकली हमें बहुत ईजिली रिग्रेशन रिजल्ट्स में मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे RSS1 जो होगा इसकी और डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n-c/2 - k आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो जाएंगे जो कि एस्टिमेट करने। इसकी भी सेम होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या है, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब स्टेप नंबर 4 बहुत इजी है। स्टेप नंबर 4 पे आप डिसीजन ले लोगे। कैसे लोगे, एक गामा है, ये गामा का फॉर्मूला बन गया RSS2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जो हायर वाला है वो हायर वैल्यू वाला रिग्रेशन, लोअर वैल्यूज़ वाला RSS1 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो है आपका इट विल फॉलो, और ये बेसिकली हम यहाँ पे मान रहे हैं UI जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका फॉलो करेगा F डिस्ट्रीब्यूशन विद आपका अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। इतना सबको क्लियर होगा स्टेप नंबर 4। अब हमारा सिंपल है, अगर आपकी ये वैल्यू जो है कैलकुलेटेड, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन F अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द डिनोमिनेटर, आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे नल हाइपोथेसिस को। और नल हाइपोथेसिस क्या है, दैट नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज़ नो हेटेरो
स्कैडिस्टिसिटी। सो आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, अब एक चीज़ डिसीजन लेना है यहाँ पे, ये जो हमने C लिया है इसकी वैल्यू क्या होगी। सो मॉन्टे कार्लो एक्सपेरिमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि जो C की वैल्यू होगी वो 8 होगी अगर आपका N जो है वो 30 होता है, ठीक है। C की वैल्यू 16 होगी अगर आपका N जो है वो 60 होता है। बट ये जो है ये बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं होता है, फॉलो होता है आपका ये वाला C आपका 4 होगा व्हेन C आपका 4 होगा इफ़ N इज़ C आपका 4 होगा जब N आपका 30 होगा, और C आपका 10 होगा जब N 60 होगा। अगर कभी भी आपसे इसका क्वेश्चन आता है ना गोल्डफेल्ड एंड क्वांट का, तो आपको ऑब्जर्वेशन में 30 और 60 ही मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी यही दो वैल्यूज़ डिफाइन है, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ बताई नहीं है। वैसे तो पूरी इन्होंने क्या किया, पूरे पेपर में लिखा हुआ है और वैल्यूज़ बताई हैं, बट अभी के लिए हम यही मान के चलेंगे। तो मेरे मॉडल में अगर मेरी ऑब्जर्वेशंस 30 हैं तो कितनी ओमिट करनी है मुझे वैल्यूज़ बीच की, 4 वैल्यूज़ को ओमिट करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसका देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, दिस इज़ द एग्जाम्पल। यहाँ देखो आपको y और x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। ये y है आपका और ये x है, वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको। सबसे पहला स्टेप क्या था, x की वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, रैंक करना है, ऑर्डर करना है। सबसे जो छोटी वैल्यू है वो ऊपर, सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में। तो x को ऑर्डर करेंगे, फोकस किस पे होना चाहिए, x पे। देखो सबसे छोटी वैल्यू 80 थी, फिर 85, 90, 100। आप देखोगे ये हमने रैंक कर दिया पूरी, उसी तरीके से ऑर्डर कर दिए। और ये देखो y में कुछ नहीं किया हमने, y कॉरस्पॉन्डिंग चल रहा है। 80 को कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, 55 था। 85 के कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ है, 85 के कॉरस्पॉन्डिंग 70 है, तो वही आ गया। तो ये वैल्यूज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएंगी। ये वैल्यूज़ खुद से नहीं करनी, पता चल रहा है इसको भी अरेंज कर रहे हैं और इसको भी अरेंज कर रहे हैं, ये नहीं करना है, सिर्फ एक को अरेंज करना है। आपका मेथड क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, सिर्फ x को अरेंज करना है। और ये भी नहीं करना कि y को छेड़ना ही नहीं है, y जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, नहीं। आप x को अरेंज करो और उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो भी y वैल्यूज़ हैं उसको लिखते जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या था, c देखना है। अब आपके यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस है ना वो 30 हैं, n जो है यहाँ पे 30 है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल अभी बताया मैंने, अगर n आपका 30 है, जो यूज़ होता है वो ये होता है। तो आपको कितनी ऑब्जर्वेशन ओमिट करनी है, 4 ऑब्जर्वेशन ओमिट करनी है यहाँ पे, 4। सो देखो ये आपके मिडिल 4 हैं, मिडिल 4 ये हैं, ठीक है। तो 160, 165, 180, 185 ओमिट करनी है, भूल जाओ इनको। सेकेंड स्टेप पे ये था, भूल जाओ। भूल जाने के बाद क्या था, जो बची हुई है n माइनस सी, कितनी बची, 30 माइनस 4, कितनी बची, 26। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 26/2, 26/2 कितना आ गया, 13। अब ये ऑब्जर्वेशन देखो 13 है और ये आपकी ऑब्जर्वेशन 13 है। ये आपकी लोअर ऑब्जर्वेशन है, ये अपर है, ठीक है। क्लियर। क्या करना था उसके बाद, ये पूरा आपके पास एक डेटा सेट आ गया, ये एक डेटा सेट आ गया। दोनों डेटा सेट की हेल्प से आप क्या करो, रिग्रेशन निकाल लो, रिग्रेशन निकाल दो। तो रिग्रेशन क्या आएगा, अब देखो रिग्रेशन निकला। आगे देखो यहाँ पे फर्स्ट जो 13 ऑब्जर्वेशन है उनका रिग्रेशन हमने ये निकाल दिया और RSS 1 निकाल दिया। यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 क्यों है, अभी देखा था हमने क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, n माइनस सी अपॉन 2 माइनस के। तो n माइनस सी अपॉन 2 तो 13 है और k कितना है, 2 है यहाँ पे। सो RSS 1 आ गया। लास्ट की जो 13 ऑब्जर्वेशन है उससे हमने निकाल लिया RSS 2। उसके बाद हमने गामा का फॉर्मूला लगा दिया जो अभी देखा था, वैल्यू आ गई 4.07। यहाँ पे जो क्रिटिकल एफ वैल्यू आएगी 11, आपका 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5% पर, वो आएगी 2.82। अब देखो जो कैलकुलेटेड एफ है और एक है हमारे पास टैबुलेटेड एफ। देखो टैबुलेटेड एफ की तो वैल्यू है आपकी 2.82, कैलकुलेटेड एफ की है 4.07। ऑब्वियसली ये वैल्यू ज़्यादा है, रिजेक्ट कर देंगे किसको, नल हाइपोथेसिस को। क्या है नल हाइपोथेसिस, दैट देयर इज नो हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी। इसका मतलब हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी प्रेजेंट है। हम कंक्लूड क्या करेंगे, वी मे कंक्लूड दैट देयर इज हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी इन द एरर वेरिएंस। सो आई होप ये वाला मेथड भी आपको समझ आ गया होगा सबको। दिस इज़ नॉट टफ, बट स्टेप्स अगर आपको याद हैं तो आप बहुत इजीली इसको कर ले जाओगे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एग्ज़ाम के लिए चाहे
कोई बीच का चैप्टर छोड़ दो, ऑल्दो ऑप्शन तो नहीं है, बट समवन हु इज़ नॉट एबल टू कवर द होल सिलेबस, आप ये लास्ट के 3 चैप्टर ज़रूर करके जाएं, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। इन 3 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता ही आता है, 3 में से कोई सा भी चैप्टर फंस सकता है, इसमें सिर्फ स्टेप्स याद करने और कुछ नहीं करना। और ये गोल्डफेल्ड हो गया आपका, स्पीयरमैन रैंक हो गया, एक और करेंगे अभी वाइट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। सो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।